नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी परिसदन में, जहां हमारे साथ हैं पूर्व एमएलसी और एनडीए गठबंधन के संभावित प्रत्याशी, जो एक जदयू के कद्दावर नेता हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा है, काफ़ी लोकप्रिय हैं, समस्त मिथिलांचल में लोग इनको जानता है। सूबे के एक जाने माने नेताओं में से इनका नाम है और इस बार पूर्व में भी एमएलसी रह चुके हैं। पिछली बार किसी कारण से महज मामूली मतों से इनकी पराजय हो गई थी और इस बार फिर से संभावित प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन से। आइए उनसे करते हैं निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत। सबसे पहले विनोद जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि संभावित प्रत्याशी हैं, अभी मैंने अधिसूचना भी जारी नहीं हुआ है, आपके गठबंधन से नाम की भी घोषणा नहीं की गई है, ये विलंब होने का क्या कारण है? देखिए, बिहार में 24 सीट पर चुनाव होना है और 24 सीटों पर एनडीए का प्रत्याशी तय हो चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, जनता दल यूनाइटेड का हो या एक सीट लोजपा गुटको में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिला है। तो सारे जगह उम्मीदवार लगभग तय हो गया है, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। चुनाव के अधिसूचना का लोग इंतजार कर रहे हैं और हमेशा यही होता है, जब चुनाव का अधिसूचना होता है तो एनडीए अपना उम्मीदवार का विधिवत घोषणा करता है। लेकिन अभी 24 जगह एनडीए के सभी नेता, पार्टी के सभी लीडर अपने अपने प्रत्याशी को बता दिया है कि क्षेत्र में जाइए, जनसंपर्क कीजिए, जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद मांगते रहिए, उनसे संपर्क करते रहिए। आप 6 वर्ष तक यहाँ के प्रतिनिधित्व किए हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का। काफ़ी मुझे मालूम है कि आपने बहुत सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बुलंद किया है, लेकिन इस बार ये बताइए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जो आपके वोटर होंगे, वो आपको वोट क्यों दे? आपके लिए, आपने उनके लिए क्या ऐसा खास काम किया जिसको वो याद रखें या याद रखते हों? तो और आगे क्या प्लानिंग है उनके बेहतरी के लिए, उनके सुख सुविधा, सम्मान के लिए आप क्या करेंगे अगर आप ये करते? पहला सवाल तो आपने क्या किया, दूसरा अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? ये 2009 में हम पंचायत प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से और मधुबनी जिला के तमाम नागरिकों के आशीर्वाद से हम काफ़ी वोटों से हम चुनाव जीते थे। एनडीए के सभी कार्यकर्ता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त था और जब 2009 में हम एमएलसी हुए तो हमने देखा कि यहाँ सबसे दयनीय स्थिति उस समय में वार्ड सदस्यों का था, जिनका मानदेय 100 रुपया मिलता था, वो भी समय पर नहीं मिल पाता था। जब हम विधान परिषद गए तो वहाँ हमको देखने को मिला कि 75 कैपेसिटी है, सीट की संख्या है विधान परिषद में सदस्यों का, उसमें 24 सीट स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधि रहते थे, 1/3। लेकिन विधान परिषद में अधिकांश चर्चा जो होता था शिक्षा विभाग पर, बाकी और विभाग पर, पंचायती राज में पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होता था। हम लोग जिस समय में जीत कर गए थे उस समय में विधान परिषद के सभापति महागठबंधन से अरुण बाबू हुआ करते थे। उस समय में उससे पूर्व में विधान परिषद में एनडीए का बहुमत नहीं था। जब हम लोग 24 में अधिकांश सीटों पर जीत कर गए तो विधान परिषद में एनडीए का बहुमत हुआ और उसी समय में ये मेरे लिए सौभाग्य का बात था कि मधुबनी जिला के ही बहुत विद्वान एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो आज हम लोग के बीच नहीं रहे, परम आदरणीय पंडित ताराकांत झा जी भी सदस्य हुआ करते थे। जब बहुमत मिला तो पंडित ताराकांत झा जी विधान परिषद के माननीय सभापति निर्वाचित हुए निर्विरोध। कुछ दिन के बाद वो मुझे अपने घर पर बुलाए, क्योंकि मैं मधुबनी से था और पूर्व से ही उनसे जुड़ा हुआ था, और उन्होंने मुझसे पूछा, तू हमसे क्या अपेक्षा करते हो, तुम्हारे लिए क्या कर दें जो तुम्हारे लिए बेहतर हो।
तो उनको लगा कि शायद ये कमेटी चेयरमैन वगैरह के लिए बोलेगा, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया। हमने कहा सर हम लोग 24 के संख्या में, एक सबसे अधिक संख्या हम लोगों का है विधान परिषद में, लेकिन पंचायती राज पर कोई चर्चा नहीं होता है। तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि सर 2 घंटा सदन जब भी चले तो 2 घंटा का समय पंचायती राज के लिए दिया जाए, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज पर चर्चा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको लागू करेंगे। और आज भी हम उनका आभारी हैं। उन्होंने 2 घंटा का अतिरिक्त समय पंचायती राज के लिए दिया, जिसमें सारे सदस्य उपस्थित हुआ करते थे। सदन में सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जी भी रहते थे और काफ़ी चर्चाएं होती थी। पंचायत का जो समस्या है काफ़ी चर्चा हुआ करता था। सदन में भी हमने वार्ड सदस्यों एवं तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान और खास करके मानदेय बढ़ोतरी का कई बार चर्चा किया, जो कि विधान परिषद के रिकॉर्ड में आज भी उपलब्ध है। नहीं बात बन पाई, क्योंकि हम लोग में एक तो है, हम लोग 24 जीत कर जब जाती कार्यकर्ता उसमें कम लोग रहते हैं। धन बल वाले लोग ज़्यादा जीत कर आ जाते हैं, जिनकी रुचि कम रहती है। हमने अंत में तय किया और भाई इसका निवारण कैसे हो, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि सर आपका मुझे समय चाहिए मधुबनी के लिए। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने कहा सर हमको पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन करना है। तो उन्होंने कहा तो सरकारी स्तर पर होते ही रहता है। तो मैंने कहा कि नहीं सर, सरकारी स्तर पर होता है, लेकिन हम अपना पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसमें आपकी उपस्थिति चाहिए। उन्होंने तत्क्षण हमको समय निर्धारित कर दिया और हम लोग तैयारी में लग गए। मधुबनी में सभी दल के लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ और हमने पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में अपनी मांग को रखा, जिसमें विशेष रूप से जो वार्ड सदस्य को 100 रुपया मिलता था, मैंने 500 रुपया में का मांग किया। उस समय में आप भी श्याम बाबू दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे और आपके अखबार में भी प्रमुखता से खबर छपी थी, सारे अखबार में खबर छपी थी। और तमाम, चाहे मुखिया जी हों या पंचायत समिति के सदस्य हों या प्रमुख जी हों, जिला परिषद के सदस्य हों, जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सब लोगों के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने वहीं घोषणा कर दिया कि विनोद जी ने जो मांग रखा है उसको हूबहू हम लागू करेंगे। और 3 दिन के अंदर पटना जाकर कैबिनेट बुलाकर और उस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूर कर लिया। जो हमने प्रस्ताव दिया था वो प्रस्ताव को उन्होंने मंजूर कर लिया, लागू हुआ और आज भी वो मिल रहा है। इससे पहले अब आगे की बात रही चुनाव जीतने के बाद, तो चुनाव जीतने के बाद तो मुझे करना ही है। श्याम बाबू, मैं 24 घंटा राजनीतिक और सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरा 1 पैसा का कोई बर और बिजनेस नहीं है। हम समाजवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए हमेशा हमने दलगत भावना से ऊपर उठकर काम किया है। तो आगे हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम 31 तारीख को माननीय, जब 29 तारीख को हो गया कि सीट आ गया जेडीयू में, और 29 जनवरी को ही हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब मुझे सूचना दिया कि भाई आप जाइए मधुबनी में जनसंपर्क कीजिए, जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद लीजिए, आप ही हमारे वहाँ से उम्मीदवार होंगे। उसके बाद 31 तारीख को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिला और मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और बिहार के हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, इन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है कि जाकर क्षेत्र में काम कीजिए और आप ही संभावित उम्मीदवार होइएगा, हम आपके पास आशीर्वाद के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी उदारतापूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया और उसी बीच हमने कहा कि सर
जब मैं एमएलसी था तो उस समय में आपने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए काफ़ी काम किया, उससे पूर्व में भी आपने काम किया है। अब जब मैं चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूं तो कुछ न कुछ आपका आशीर्वाद चाहिए जो हम पंचायत प्रतिनिधियों को कह सकें। उन्होंने कहा जाइए क्या चाहते हैं, तो फिर हमने मानदेय और कई सारी बात थी जो कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताए। बोले कि निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बेहतर करेंगे। आप जाइए और अपने पंचायत प्रतिनिधियों को आप बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आश्वस्त किए हैं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा हम करेंगे। उसी दिन हमने पंचायती राज मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से भी हमने उनके आवास पर जाकर मिला और उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई थी हमने शेयर किया। उन्होंने भी मुझको आश्वस्त किया कि विनोद जी जाइए, आप काम कीजिए और ये एनडीए की सरकार है, हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अच्छा किया है और आगे भी हम लोग अच्छा करेंगे। अब ये बताइए कि और जो वित्त हैं घोषित हैं सारे हैं, उनका जो जनसंपर्क अभियान है वो काफ़ी चरम पर है। सम्मान समारोह हो रहा है जगह जगह और बहुत तरह से तेज़ी से उनका काम चल रहा है, लेकिन आप एक जाने माने चेहरा हैं, जीते हुए प्रतिनिधि हैं, बहुत ही एनडीए गठबंधन एक ताकतवर गठबंधन है इस जिला में, लेकिन जो जनसंपर्क होना चाहिए, जो सम्मान या और तरह की जो होना चाहिए कार्यक्रम, उसमें कुछ शिथिलता देखी जा रही है जिसकी चर्चा लोग करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कोई कारण नहीं है और हम लोग भी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो हम लोग पंचायत प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, मिलकर उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोग बतासा बांटने में लगे हुए हैं, उनको लगता है कि हम बतासा बांटकर चुनाव जीत जाएंगे। तो यहाँ उनको नहीं मालूम है कि जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हों या जिला परिषद के सदस्य हों, सब लोग नेता होते हैं और नेता अपना नेता को चुनते हैं। तो ये बतासा बांटने से वोट नहीं मिलता है। निश्चित रूप से 2009 में जब चुनाव दलीय आधार पर हुआ था, उस समय भी मैं एनडीए का उम्मीदवार था, मैं चुनाव जीता। 2015 में जब चुनाव हुआ उस समय में भी एनडीए का उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीता। मैं महागठबंधन में था जिसका कारण मुझे हार भी हुआ, क्योंकि महागठबंधन में उस समय में राष्ट्रीय जनता दल था, वो वोट मुझे नहीं प्राप्त हुआ। और इस बार मैं पुनः एनडीए का उम्मीदवार हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि काफ़ी वोटों से, पहले से भी काफ़ी वोटों से मैं चुनाव जीतूंगा। और जब 2015 का आप जोड़ लीजिएगा, मेरा वोट जो था वो सिर्फ जेडीयू का वोट था, उस समय में आरजेडी का वोट नहीं था, और बीजेपी जो एनडीए उम्मीदवार का वोट आया। अब दोनों वोट को देखकर जोड़कर देख लें, कहीं दूर दूर तक लड़ाई नहीं है। निश्चित रूप से हमको यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और चुनाव मैं जीतूंगा। यहाँ दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ श्याम बाबू, लड़ाई सिर्फ है 2 नंबर पर कौन रहेंगे, 3 नंबर पर कौन रहेंगे, 4 नंबर पर कौन रहेंगे, इसका लड़ाई चल रहा है। अब ये बताइए, जिस तरह से महागठबंधन में एक और प्रत्याशी है, अभी तक वो राजद में ही है, हो सकता है कि आगे कार्रवाई हो उनके ऊपर, उसी तरह आपके गठबंधन में भी निवर्तमान जो एमएलसी हैं निकाय चुनाव के, सुमन कुमार महासेठ, उनके भी लड़ने की चर्चा है। अगर वो आ जाते हैं मैदान में तो कितना नुकसान होगा आपको? हमको जानकारी नहीं है कि सुमन जी उम्मीदवार हैं और मुझे लगता भी नहीं है। सुमन जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सूझबूझ वाले नेता हैं और निश्चित रूप से वो एनडीए के साथ रहेंगे। अब ये बताइए कि चुनाव में सही बात है कि आप लगातार जनसंपर्क में हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, यह भी जानकारी है, चर्चा है चारों तरफ, लेकिन आप ये जितने प्रत्याशी अभी हैं, कांग्रेस से सुबोध मंडल का नाम आ रहा है, अंबिका गुलाब यादव जी प्रत्याशी हैं और कार्यक्रम कर रही हैं, मेराज आलम महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, सुमन जी की भी चर्चा हो रही है। इन लोगों के बीच आपने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि लड़ाई जो है जो हो, लेकिन 2 नंबर की लड़ाई हो रही है, 3 नंबर की लड़ाई हो रही है, अपने आप को आप ये कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन सही में मजबूत है। अब एक सवाल मेरे जहन में है कि एनडीए गठबंधन में 2 दल है, जदयू और भाजपा। तो जदयू में तो देखते हैं कि चट्टानी एकता है,
क्या लगता है आपको, नेता तो सारे आपके साथ हैं, क्या कार्यकर्ता भी, भाजपा के कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे चुनाव के अंत तक? निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं पर, सारे नेताओं पर, और सब लोगों से हम लगातार संपर्क हैं। सब लोगों का लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और एनडीए में कभी जो बागी होता है उसका हर्ष आप लोग के समक्ष है, क्या हर्ष होता है। और जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है तो हमेशा बागी रहा है। 2009 में भी आपने देखा, जब अभी जो वर्तमान में जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं संजय यादव जी, जब आरजेडी का से चुनाव लड़ रहे थे उस समय में भी आरजेडी का बागी था। 2015 में जब मैं महागठबंधन से लड़ रहा था उस समय में भी आरजेडी से बागी था। तो आरजेडी में कोई नई बात नहीं, हमेशा बागी रहता है। वो पार्टी में कहीं से कोई एकजुटता नहीं है और इसी तरह लोग बागी रहेंगे। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर आने जाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, आपका एक महत्वपूर्ण पोर्टल चैनल है कि आप सारे उम्मीदवार को एक साथ लाइए और उम्मीदवार से डिबेट कराइए कि विधान परिषद में जाने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, क्या आवाज़ उठाएगा, क्या बोलेगा और वो क्या हक दिला सकता है वो रखे। क्योंकि सरकार एनडीए की सरकार है, पंचायत प्रतिनिधियों को कुछ भी मिलेगा तो सरकार की ओर से मिलेगा, कोई बागी से या दूसरे विपक्ष के दलों से नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से एनडीए से जो लोग जीत कर जाएंगे और उनके मांग पर सरकार विचार करेगी। तो विचार करने की बात तो बाद में है। हमने तो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया, हमने प्रस्ताव माननीय पंचायती राज मंत्री जी को दे दिया और उस पर सरकार का विचार शुरू हो गया है। वो भी रिजल्ट जल्दी सामने आ जाएगा। तो लोग जीत कर जाएंगे तब बोलेंगे। मैं तो लड़ने आया हूं, उससे पहले प्रस्ताव देकर आया हूं। आपको क्या लगता है कि यह चुनाव कब तक होगा? विलंब हो रहा है, अधिसूचना नहीं जारी है, चुनाव की तिथि नहीं घोषित की गई है, क्या लगता है विलंब होने का कुछ कारण? देखिए, एक अभी है कि जब मैं था पूर्व में एमएलसी, उस समय में भी हम लोग सदन में भी कई बार चर्चा किए थे। पंचायत प्रतिनिधि का एक अंग और है, सरपंच और उनका कैबिनेट पंच, जो कि इस चुनाव में वोटर नहीं होते हैं। पूर्व में भी हमने विधान परिषद में इस मामला को उठाया था। अभी प्रेजेंट में मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा है कि इन लोगों को भी वोटर बनाया जाए। तो चूँकि मामला न्यायालय में है, न्यायालय का फैसला का इंतजार है और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमको लगता है चुनाव हो जाएगा समय पर। चुनाव तो विलम्ब वैसे भी हो गया, जुलाई में ही हो जाना चाहिए था, कोविड के चलते नहीं हो पाया। तो हो सकता है और कुछ विलम्ब हो, लेकिन चुनाव जब भी हो हम जनप्रतिनिधियों के बीच ही रहेंगे, उनका आशीर्वाद लगातार प्राप्त करते रहेंगे। चुनाव से पूर्व भी, चुनाव के बाद भी उनके लिए हमेशा हम तत्पर दिखाई पड़ेंगे। पंचायती राज मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है कि सरपंच और पंच जो वोटर नहीं होते हैं इस चुनाव में, उनके लिए उन्होंने प्रयास किया है और वोटर हों वो भी मतदान करें, अपने प्रतिनिधि को चुनें। इसको लेकर क्या आप भी उसके पक्षधर हैं कि वो मतदाता बने? जी निश्चित रूप से, वो भी जनता के वोट से, जिस तरह के वार्ड सदस्य हों या मुखिया जी हों या समिति जी हों जनता के वोट से चुनाव जीत कर आते हैं, उसी तरह पंच और सरपंच भी जनता के वोट से चुनाव जीत कर आते हैं। निश्चित रूप से उन लोगों को भी वोटर होना चाहिए। अंत में अपने जनप्रतिनिधि से, त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम यही उनसे अपील करना चाहेंगे कि दलगत जो दल में हैं तो उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त ही है, एनडीए के जो भी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उसके साथ साथ अन्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हुए हों, उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि हम हमेशा आपके लिए दलगत भावना से उठकर काम किए हैं, इसलिए आप सब भी दलगत भावना से ऊपर उठकर मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे चुनाव जिताएं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, पूर्व एमएलसी और एनडीए के संभावित प्रत्याशी। इनसे जो सवाल हमने किया है उसका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। ये जनसंपर्क अभियान में निकल रहे हैं, अपने
प्रतिनिधियों से मिलने के लिए निकल रहे हैं। महत्वपूर्ण समय इनसे हमने लिया है और इन्होंने दिया है, बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। ये बात सही है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जब एमएलसी थे तो इन्होंने ही मानदेय जो मिल रहा है आज प्रतिनिधियों को, इन्हीं का श्रेय है। और इन्होंने कहा है कि आगे भी हम अगर जीतकर जनता का, प्रतिनिधियों का आशीर्वाद मिला तो हम आगे सम्मानजनक काम करेंगे, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। चाहे मानदेय की बात हो या प्रखंड में उन्हें बैठने की व्यवस्था हो, ये इस सब के लिए काम करेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।